हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न जो हमारी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए जानते हैं कि करके 5 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं। तो पहला प्रश्न है, पुनर्जागरण की विभिन्न क्षेत्रों में पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो 14 से 16वीं शताब्दी में यूरोप में नई चेतना जागृत हुई और इस नई चेतना को ही पुनर्जागरण कहा गया। यह कोई अचानक घटित घटना नहीं थी, बल्कि एक दीर्घकालिक प्रक्रिया का परिणाम था। पुनर्जागरण के विभिन्न क्षेत्रों में पड़ने वाले प्रभाव इस प्रकार हैं। पहला प्रभाव, साहित्य के क्षेत्र में प्रभाव। तो साहित्य के क्षेत्र में प्रभाव, मध्यकाल में साहित्य केवल धार्मिक विषयों पर ही लिखे जाते थे। मध्यकाल में जो साहित्य लिखे जाते थे वे धार्मिक विषयों पर लिखे जाते थे, किंतु पुनर्जागरण काल में साहित्य पर धर्म का नियंत्रण नहीं रहा। साहित्य धर्म की चार दीवार से निकलकर जनसाधारण तक पहुंचा। मध्यकाल में केवल पद्य में रचनाएं होती थीं, जबकि पुनर्जागरण काल में गद्य शैली का विकास हुआ। नाट्य विद्या का आरंभ भी इस युग में हुआ और मानवतावादी विचारों से ओतप्रोत रचनाएं हुईं, जिन्होंने विभिन्न भाषाओं के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। इस काल में दांते की प्रसिद्ध पुस्तक डिवाइन कॉमेडी का वर्णन उल्लेखनीय है। दूसरा है कला के क्षेत्र में प्रभाव। मध्यकाल में कला धर्म के हाथों की कठपुतली थी, किंतु पुनर्जागरण ने कला को धर्म के पंजों से मुक्त कराया। इस युग में कला में मौलिकता, सौंदर्यता तथा सजीवता का समावेश हुआ। कला की अभूतपूर्व उन्नति के कारण विद्वान इस युग को यूरोपीय कला का स्वर्ण युग कहने लगे। इस युग में चित्रकला का अभूतपूर्व विकास हुआ। कलाकारों ने मानवतावादी विचारों से ओतप्रोत रचनाएं की। उन्होंने अपनी रचना में स्वतंत्रता पूर्वक रंगों का प्रयोग किया। इस काल में कलाकारों ने प्राचीन रोमन तथा यूनानी शैलियों को नए तरीके से अपनाया। स्थापत्य में श्रृंगार सज्जा, अलंकरण, मेहराब तथा स्तंभी की प्रधानता होने लगी। इस काल में मूर्तिकला का तीव्र विकास हुआ। पुनर्जागरण काल में वाद्य संगीत भी बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ। आधुनिक ओपेरा का जन्म भी इसी समय हुआ तथा रिवेक का स्थान वायलिन ने ले लिया। तीसरा प्रभाव, विज्ञान के क्षेत्र में प्रभाव। तो पुनर्जागरण की विचारधारा ने विज्ञान के विकास को भी उत्प्रेरित किया। इस युग में लोग आधुनिक विचारों के संपर्क में आए, जिससे इसका विकास हुआ। रोजर बेकन ने प्रयोगात्मक विज्ञान को जन्म दिया। कोपरनिकस ने सूर्य सिद्धांत दिया। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत तथा गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया। नीदरलैंड के बेसिलियस ने शल्य चिकित्सा का तथा जर्मनी के जॉन गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। चौथा, भौगोलिक खोजें। तो भौगोलिक खोजें पुनर्जागरण चेतना द्वारा जगाई गई जिज्ञासा और साहस की भावना ने नए नए देशों का पता लगाने तथा समुद्री मार्गों को खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज ने अफ्रीका के दक्षिणी तट केप ऑफ गुड होप की खोज की। 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की तथा 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचा। पांचवा, सामाजिक जीवन पर प्रभाव। तो पुनर्जागरण के फलस्वरूप अब समाज में व्यक्तिगत सामर्थ्य एवं योग्यता पर बल दिया जाने लगा, जिससे लोगों का दृष्टिकोण वैज्ञानिक तथा विश्लेषणात्मक हुआ। अब लोग परलोक की बजाय इहलोक पर बल देने लगे, जिससे नागरिक जीवन का महत्व बढ़ा। अगला प्रश्न है, शिवाजी के शासन प्रबंधन को समझाइए। तो शिवाजी न केवल एक अच्छे सेनानायक थे, वरन वे उच्च कोटि के सफल
प्रशासक भी थे। उनके शासन प्रबंधन का स्वरूप इस प्रकार था। पहला, केंद्रीय शासन। केंद्रीय शासन में शिवाजी का शासन केंद्रीय स्वेच्छाचारी शासन था। राज्य की सारी शक्तियां राजा के हाथों में केंद्रित थीं। पदाधिकारियों की नियुक्ति एवं उनको पदच्युत करने का अधिकार भी शिवाजी को ही था। शिवाजी ने कभी भी अपने स्वार्थ के लिए आम जनता की उपेक्षा नहीं की तथा न जनता के अधिकारों का हनन किया। इस प्रकार शिवाजी ने राजस्व के जिन आदर्शों की कल्पना की थी उनमें प्रजाहित, प्रजा सुरक्षा, न्याय, नैतिकता, सहिष्णुता तथा धर्म उदात्त की भावना थी। दूसरा, अष्ट प्रधान या मंत्री परिषद। तो शिवाजी को परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसमें 8 मंत्री होते थे। पेशवा, प्रधानमंत्री, अमात्य, बाकिया या नवीब, सचिव, सुमंत, सर-ए, नौबत, पंडित राव तथा न्यायाधीश, ये सभी अष्टप्रधान कहलाते थे। इन सब की नियुक्ति शिवाजी स्वयं करते थे। ये मंत्री अलग अलग विभागों के अध्यक्ष होते थे। तीसरा है सैन्य प्रबंधन। तो शिवाजी की शक्ति का प्रधान स्रोत उनकी सेना थी। अपने सैन्य शक्ति के बल पर ही उन्होंने इतने विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। उनकी सेना में अश्वारोही, पैदल, जल सेना, अंगरक्षकों की सेना तथा तोपखाना आदि शामिल थे। चौथा है आर्थिक व्यवस्था। तो शिवाजी ने राज्य की अर्थव्यवस्था को सुसंगठित बनाया। भूमि को उत्तम, मध्यम तथा निम्न 3 श्रेणियों में बांटा गया। उसी आधार पर भूमि कर का निर्धारण किया गया। यद्यपि व्यापार कर, भूमि से प्राप्त लगान शिवाजी की आय के स्थायी साधन थे, परंतु ये उनकी सेना और शासन के व्यय के लिए पर्याप्त नहीं थे। अतः शिवाजी ने अपनी आय का मुख्य साधन चौथ और सरदेशमुखी को बनाया था। ये कर पड़ोसी राज्यों की सीमा और नगरों से अथवा अपने प्रभाव क्षेत्र के नागरिकों से वसूल किए जाते थे। पांचवा है व्यापार तथा वाणिज्य। तो शिवाजी के समय कल्याण, भिवंडी, चोल, राजापुर, बैनगुरला, कोल्हापुर, रायगढ़ आदि व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। उस शिवाजी ने व्यापार की उन्नति के लिए अनेक महत्वपूर्ण प्रयास किए तथा व्यापारियों को अनेक सुविधाएं प्रदान की। छठवा, न्याय व्यवस्था। शिवाजी की न्याय व्यवस्था हिंदू शास्त्र पर आधारित थी। इसकी जो न्याय व्यवस्था हिंदू शास्त्र पर आधारित थी। न्याय प्रबंधन उच्च कोटि का था। न्याय में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता था। सातवां है शिक्षा तथा दान व्यवस्था। यद्यपि शिवाजी के शासनकाल में शिक्षा के लिए कोई संगठित और व्यवस्थित राजकीय विभाग नहीं था, परंतु राज्य के विभिन्न नगरों में विद्वानों एवं जिज्ञासु ब्राह्मणों के निवास निजी शालाओं के समान शिक्षा के केंद्र थे। शिवाजी ने बिना किसी भेदभाव के मुक्त हाथ से दान दिया। तीसरा प्रश्न है प्लासी के युद्ध के कारणों को विस्तार पूर्वक समझाइए। जब सिराजुद्दौला बंगाल के राज सिंहासन पर बैठा तो उसके अंग्रेजों के साथ संबंध कटुतापूर्ण होते चले गए, जिसकी परिणति प्लासी के युद्ध के रूप में हुई। यह युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया और इस युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण इस प्रकार हैं। पहला कारण आंतरिक कलह और सिराजुद्दौला का अनिश्चित उत्तराधिकार। बंगाल के नवाब अली वर्दी खां का कोई पुत्र न होने के कारण उसने अपनी छोटी बेटी के पुत्र सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इसलिए उसकी बाकी पुत्रियां और उसके पुत्र अली वर्दी खां से नाराज थे। अतः वे सभी अपने अपने दावे पेश करने लगे। बंगाल के कुछ दरबारी भी उन्हें समर्थन
दे रहे थे। फलतः सिराजुद्दौला की स्थिति अनिश्चित हो गई और बंगाल में व्याप्त इस आंतरिक कलह का लाभ अंग्रेजों ने भी उठाने का प्रयत्न किया, जो युद्ध का कारण बना। दूसरा, सिराजुद्दौला के विरोधियों को अंग्रेजों का समर्थन। तो बंगाल के लिए जो षड्यंत्र चल रहे थे उनमें अंग्रेज भी शामिल थे। अलीवर्दी खां की बड़ी पुत्री घसीटी बेगम, पूर्णिया का सूबेदार शौकत जंग आदि सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। इन षड्यंत्रों में शामिल होकर अंग्रेज बंगाल की गद्दी पर ऐसे व्यक्ति को बैठाना चाहते थे जो पूर्ण रूप से उनके समर्थन में हो, और अंग्रेजों की इन गतिविधियों से सिराजुद्दौला का उत्तेजित होना स्वाभाविक था और जिसकी परिणति युद्ध के रूप में हुई। तीसरा, अंग्रेजों द्वारा सिराजुद्दौला के शत्रुओं को शरण। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के शत्रुओं को अपने यहाँ शरण प्रदान की और सिराजुद्दौला ने अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए घसीटी बेगम को अपने महल में कैद कर लिया तथा उसके दीवान राजबल्लभ से आय व्यय का हिसाब मांगा, परंतु राजबल्लभ ने अपने पुत्र करणबल्लभ को अपने परिवार तथा संपूर्ण संपत्ति के साथ अंग्रेजों के पास कलकत्ता भेज दिया। जब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से उसे मांगा तो उन्होंने मना कर दिया। इससे नवाब और अंग्रेजों के संबंध और अधिक कटु हो गए। अंग्रेजों द्वारा किलेबंदी। चौथा है अंग्रेजों द्वारा किलेबंदी। तो सिराजुद्दौला के नवाब बनते ही अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों ने अतिरिक्त किलेबंदी पुनः आरंभ कर दी। सिराजुद्दौला ने स्पष्ट किया कि व्यापारियों के रूप में उनका स्वागत है, लेकिन वह उन्हें किलेबंदी की अनुमति नहीं दे सकता तथा उनकी किलेबंदी को तुरंत ध्वस्त करने की अनुमति दी। इस आदेश को फ्रांसीसियों ने तो मान लिया, लेकिन अंग्रेजों ने अवहेलना की, जिससे नवाब अंग्रेजों से नाराज हो गया। पांचवा, अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग। तो मुगल सम्राट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान द्वारा विशेष अधिकार प्रदान किए गए थे, जिसके तहत कंपनी अपना माल बंगाल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना चुंगी दिए ले जा सकती थी, लेकिन यह सुविधा केवल कंपनी को प्राप्त थी। परंतु कंपनी के कर्मचारी अपना निजी माल भी बिना चुंगी दिए ले जाते थे। इससे नवाब की आय निरंतर कम हो रही थी, अतः नवाब ने इस गड़बड़ी का विरोध किया। छठवां, मीर जाफर का विश्वासघात और अंग्रेजों की कूटनीति। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के विरुद्ध कूटनीति का सहारा लिया तथा उसके विश्वास पात्र मीर जाफर को नवाब बनाने की प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया, जिससे बंगाल की सेना तथा सिराजुद्दौला के सभी गुप्त रहस्यों को अंग्रेजों को बता दिया। और इस प्रकार मीर जाफर के विश्वासघात तथा अंग्रेजों की कूटनीति ने प्लासी की युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति 1789 के लिए उत्तरदायी प्रमुख राजनीतिक कारणों की विवेचना कीजिए। तो उत्तर में है 1789 की फ्रांसीसी राजनीतिक व्यवस्था में अनेक ऐसे दोष विद्यमान थे जिन्होंने जनता को क्रांति के लिए प्रेरित किया। ये कारण इस प्रकार हैं। पहला कारण, निरंकुश राजतंत्र। तो फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र था जो राजत्व के दैवीय सिद्धांत पर आधारित था। राजा का पद वंशानुगत होता था, जिससे राजा को असीमित अधिकार प्राप्त थे और राजा स्वेच्छाचारी था। लुई 14वें के शासनकाल में निरंकुशता अपनी पराकाष्ठा पर थी, जो शक्ति और सत्ता का उपयोग अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति हेतु करता था, जिससे जनता में व्यापक असंतोष व्याप्त हो गया था, जिसके परिणति क्रांति के रूप में हुई। दूसरा है अयोग्य शासक। लुई 14वां एक योग्य शासक था, लेकिन उसके उत्तराधिकारी लुई 15वां तथा लुई 16वां अयोग्य थे। फ्रांस की क्रांति के समय लुई
सोलवे का शासन था वह अस्थिर तथा डरपोक प्रवृत्ति का था तथा उसकी निर्णय शक्ति भी कमजोर थी। इससे फ्रांस में अराजकता तथा अव्यवस्था फैलने लगी और फलतः क्रांति होना अवश्यम भावी थी। तीसरा कारण, निरंकुश वारंट जारी प्रथा। तो राजा के एक प्रकार का वारंट जारी करता था जिससे लेटर द कारो कहा जाता था। लेटर द कारो कहा जाता था जिससे दिखाकर किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाकर दंडित किया जा सकता था। इससे जनता की स्वतंत्रता हर समय खतरे में थी और वह सम्राट की घोर विरोधी हो गई। यही कारण और यही क्रांति का कारण बना। चौथा, सम्राटों की साम्राज्यवादी नीति। तो फ्रांसीसी शासकों की साम्राज्यवादी नीति के कारण फ्रांस को अनावश्यक रूप से अनेक युद्धों में भाग लेना पड़ा। इससे बहुत अधिक धन खर्च हुआ जिसकी भरपाई के लिए जनता पर अनेक कर लगाए गए। परिणामतः जनता का असंतोष भड़क उठा। अगला कारण है पांचवा, दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। फ्रांस का प्रशासनिक ढांचा दोषपूर्ण, अव्यवस्थित तथा खर्चीला था। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की दृष्टि से फ्रांस को 36 प्रांतों में बांटा गया था तथा सभी प्रांतों में अलग अलग शासन प्रणाली प्रचलित थी। स्थानीय स्वशासन जैसी कोई इकाई नहीं थी। सरकारी पदों पर नियुक्तियां योग्यता के आधार पर न होकर अमीर और कुलीन वर्ग इन्हें खरीद लेते थे। अतः इस स्थिति में क्रांति को आवश्यक बना दिया था। छठवां है कानूनों की अराजकता। संपूर्ण फ्रांस में एक समान कानून पद्धति का अभाव था। विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न कानून प्रचलित थे। कानून राजा तथा प्रभावशाली लोगों के हाथों की कठपुतली थी। यह कठपुतली था जिससे फ्रांसीसी जनता में भयंकर असंतोष फैला जो क्रांति का कारण बना। सातवां है स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। फ्रांस की जनता को किसी प्रकार के कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। उन्हें भाषण, लेखन, विचार, अभिव्यक्ति और धर्म की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। इसके कारण उनमें व्यापक निराशा, असंतोष फैल गया जो क्रांति का कारण बना। अगला प्रश्न है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में मध्य प्रदेश के योगदान का वर्णन कीजिए। तो 7 और 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा जे.बी. कृपलानी जैसे कांग्रेस कार्य समिति के कई नेताओं को गिरफ्तार कर अज्ञात स्थानों पर भेज दिया गया। मध्य प्रदेश में 9 अगस्त 1942 को जब महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की गिरफ्तारी का समाचार जनमानस को प्राप्त हुआ तो संपूर्ण प्रदेश में जगह जगह पर लोगों में आक्रोश फूट पड़ा। जबलपुर में 9 अगस्त 1942 को स्थानीय नेताओं ने बैठक करके एक सप्ताह तक पूर्ण हड़ताल करने का निर्णय लिया। अंग्रेज अधिकारियों ने स्थिति से निपटने के लिए नगर में धारा 144 लगाकर जनसभाओं को प्रतिबंधित कर दिया। इससे जनमानस में उत्तेजना फैल गई। प्रतिक्रिया स्वरूप आंदोलनकारियों ने जगह जगह टेलीफोन के तार काटे, रेल की पटरियां उखाड़ी, शासकीय इमारतों को क्षतिग्रस्त किया तथा धारा 144 को तोड़ा, विशाल जुलूस निकाले तथा जनसभाएं आयोजित की। पुलिस द्वारा दमनात्मक कार्यवाही की गई। परिणाम स्वरूप अनेक लोग गिरफ्तार हुए, घायल हुए एवं शहीद भी हुए। ग्वालियर रियासत में भी भारत छोड़ो आंदोलन ने शीघ्र ही उग्र रूप धारण कर लिया। उज्जैन, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, भिंड, मुरैना आदि क्षेत्रों में आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस आंदोलन में महात्मा गांधी के नारे करो या मरो ने बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों, महिला और पुरुषों को घर
की चौखट से बाहर निकाल दिया। इंदौर में भी 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण हो गई और राष्ट्रवादी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, हड़ताल एवं जुलूस भी निकाले। इंदौर के वस्त्र उद्योग के श्रमिक तथा छात्र भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। अंग्रेजी शासन ने आंदोलनकारियों के विरुद्ध कठोर और दमनकारी कदम उठाए। भोपाल, रीवा, बुंदेलखंड में भी जनमानस ने महात्मा गांधी के करो या मरो नारे से प्रेरित होकर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज बुलंद की। जगह जगह इन्होंने भी टेलीफोन तार काटे, रेल की पटरियां उखाड़ी, सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाई और पोस्ट ऑफिसों को जलाया और सरकारी भवनों में तोड़फोड़ की। ब्रिटिश प्रशासन ने आंदोलनकारियों पर दमन चक्र चलाया, लेकिन आंदोलनकारी समस्त अत्याचारों को सहन करते हुए आंदोलन को जारी रखा। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मध्य प्रदेश के देशभक्तों और क्रांतिवीरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन्हीं क्रांतिवीरों के त्याग और बलिदान से देश ने स्वाधीनता की खुली हवा में सांस ली। तो दोस्तों, ये थे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।